दोस्तों आज की क्लास से हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 15 नंबर क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम टॉपिक रहेगा अंतरिक्ष विज्ञान का। और पता होगा चाहे 2022 का एग्जाम हो 2024 का एग्जाम हो, अंतरिक्ष विज्ञान से काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ज़्यादा क्वेश्चन, कभी कभी 7 8 प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो ये हम अंतरिक्ष विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। 50 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न रहेंगे जो आपके 5 से 6 नंबर आने वाले एग्जाम में पक्के करेंगे, क्योंकि पता अंतरिक्ष विज्ञान का थोड़ा टफ रहता है और इनके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक के भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी को कमेंट बॉक्स से बताना और फीडबैक करके बताना है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-1A कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? यह साथियों ये आपके 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-1A कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा, बैकानूर, फ्रंचिगान या तुम्बा? सभी बताइएगा। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह दोस्तों यह 17 मार्च 1988 17 मार्च 1988 को जो है सोवियत संघ के बैकानूर, कहाँ पे? सोवियत संघ, रूस के बैकानूर पे जो है यह प्रक्षेपित किया गया था। यह कजाकिस्तान में स्थित एक प्रक्षेपण केंद्र था और लॉन्च वाहन इसमें वोस्तोक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वोस्तोक द्वारा किया गया था। और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए यह उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा यह विकसित किया गया था। तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित हुआ? बैकानूर, रूस से हुआ है। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बाकी हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। AVS और अन्य सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। ये टॉपर नोट्स आपकी 15 से 20% तैयारी और मजबूत कर देंगे। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए और नोट्स प्राप्त करिए। मंगलयान मिशन के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? GSLV MK3, PSLV C25, PSLV C11 या ASLV? जिनको पता है सभी लोग, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मंगलयान मिशन के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों PSLV C25, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कब यह प्रक्षेपण किया गया था? ये भी आ सकता है। तो 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया है और एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया गया। तीसरा प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया था? पहली तो ये बात क्लियर हो कि भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण कौन सा? स्माइलिंग बुद्धा किया। स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 18 मई, याद रखिएगा 18 मई 1974। कहाँ पे किया गया था? पोखरण, राजस्थान। भारतीय सेना का परीक्षण जो रेंज है, और उस समय की इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान यह प्रक्षेपण हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी। यह भारत का पहला शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में खड़ा कर दिया था। वह 18 मई 1974। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS-C कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, महेंद्रगिरी, अहमदाबाद? पता है सभी लोग बताइए। तो केरल राज्य सभी लोग जानते होंगे। जब केरल राज्य हमने बता दिया, अब नाम भी आपको पता हो गया होगा। वह दोस्तों तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS-C भारत के केरल राज्य से तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जो उपग्रह प्रक्षेपण यान और रॉकेट विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्र थुम्बा क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो यह जो केंद्र इसका थुम्बा क्षेत्र कहलाता है। थुम्बा
इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में स्थापना 1962 में। और इसका इसरो में सबसे बड़े केंद्रों में से एक ये माना जाता है। तिरुवनंतपुरम की बात करें। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। जब चंद्रयान 2 का मिशन हुआ, चंद्रयान फर्स्ट का हुआ, दोनों को पता होना चाहिए। ये संभावित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रयान 2 मिशन पहली बात कब हुआ? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 2019। लॉन्च के समय भारतीय अर्थात इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन थे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मिशन में इसरो के अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में मुख्य भूमिका निभाई है। तो डॉक्टर के सिवन। रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो डॉक्टर के सिवन को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम है रॉकेट मैन। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के जैसे। सौरमंडल खगोलीय पिंड से क्वेश्चन करेंगे। क्षुद्रग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्रग्रह आपने नाम सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या बृहस्पति और शनि। क्षुद्रग्रह की अगर बात करें, मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति। जी हाँ, मंगल और बृहस्पति ये दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को क्षुद्रग्रही पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं, जहां लाखों चट्टानी और वायुहीन अवशेष सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सौरमंडल के आंतरिक और बाहरी ग्रहों के बीच का हिस्सा कहलाता है। क्या क्या पूछा जा सकता है? पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित पेटी या क्षुद्रग्रह, पेटी बोलते हैं इसको। इसमें सेरेस नामक बौना ग्रह भी शामिल है। सेरेस नामक बौना ग्रह किसमें शामिल है? क्षुद्रग्रह में, पेटी में, मंगल और बृहस्पति के बीच। और इन क्षुद्रग्रहों का आकार छोटे धूल के कणों से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। ये आप समझ जाइए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की बात करें। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित? जी हाँ साथियों, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया सभी लोग जानते हैं मंगल ग्रह पर है। मंगल अर्थात मार्स। ये एक विशाल ज्वालामुखी है जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। सोचिए कितना ज्वालामुखी, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसे अब ओलंपस मांस के नाम से भी जाना जाता है। लगभग इसकी ऊंचाई 22 से लेके 25 किलोमीटर। यह न केवल मंगल बल्कि हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कौन सा है? निक्स ओलंपिया। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बहुत ही सिंपल सा है, शनि ही होगा। यह न केवल शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है बल्कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। और सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा जिसके पास बहुत घना वायुमंडल है। किसके पास? टाइटन के पास। इसकी सतह पर मीथेन, इथेन, झीलें, नदियां मौजूद भी हैं, जो पृथ्वी की तरह सक्रिय मौसम का संकेत दे रहा है। और इसकी खोज कब हुई? टाइटन की खोज हुई थी 1655 में। डच खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ह्यूमेस ने की थी। और यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। अगला प्रश्न देखिएगा। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ मतलब ऐसा आपको प्रतीत होगा कि लेटा हुआ है। और वह ग्रह है अरुण, यूरेनस। यह अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री से 98 डिग्री तक बहुत अधिक झुका हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि यह अपने किनारे पर लेटा हुआ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और इसीलिए कहा जाता है अरुण अपनी ध्रुवी अर्थात एक्सिस पर इतना झुका है कि इसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लगभग वहाँ जहाँ अन्य ग्रहों की भूमध्य रेखा होती। और सौरमंडल का यह 7वां ग्रह कहलाता है अरुण, और 8वां वरुण। तो अरुण हमारे 7वें कैटेगरी में आ जाता है। अरुण पहला ग्रह है जिसे दूरबीन की मदद से खोजा गया। अरुण ऐसे नहीं, दूरबीन की मदद से खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। अगला प्रश्न देखिएगा और फीडबैक कीजिएगा।
तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? अक्सर आप देखते होंगे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो ये प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न घनत्व और तापमान वाली भी हवा भी परतों से गुजरती हैं, जिससे प्रकाश लगातार मुड़ता रहता है, अर्थात अपवर्तित होता है। इसी कारण तारे की स्थिति चमक में बदल जाती है और चमकती हुई प्रतीत होती है, जिससे हम टिमटिमाता हुआ तारा या टिमटिमाहट बोलते हैं। तो प्रमुख प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आपका फीडबैक जानते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से संभावित है। पृथ्वी का पलायन वेग जब भी पूछा जाए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा, मीटर नहीं, किलोमीटर प्रति सेकंड। जिससे यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बाहर निकल जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। इसी को कहते हैं पलायन वेग। भारत का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? मिलिट्री सैटेलाइट। तो भारत का पहला वैज्ञानिक कृत्रिम उपग्रह तो आर्यभट्ट कहलाता है, लेकिन जब मिलिट्री सैटेलाइट की बात की जाती है तो GSAT-7, जिसे हम रुक्मणी के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा किस यान से गई थी? अब देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहले महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो गई। अब ये टफ कैसे बना देता है कि किस यान से गई थी, ये याद रखना थोड़ा टफ होता है। तो यह उड़ान 16 जून 1963 में हुई थी। लगभग 3 दिन अर्थात 71 घंटे तक अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी की 48 बार परिक्रमा की थी। और इस मिशन के दौरान उनका कॉल साइन चायका यानी सीगल गया था। ओस्टोक 6 कौन से किसके द्वारा? ओस्टोक 6 के द्वारा गई थी। सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान ओस्टोक 6 से गई थी पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। किस यान से? सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान वोस्टोक 6 से गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा। चंद्रमा का प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड। वैसे 1.26 से 1.3 सेकंड तक माना गया है, लेकिन एवरेज 1.3 सेकंड माना गया। और पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी पूछ ली जाए तो 3,84,400 किलोमीटर। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और आपका फीडबैक जानते हैं। भू-स्तर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? जो भू-स्तर उपग्रह होते हैं पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं सटीक रूप से। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। भास्कर प्रथम के बारे में प्रश्न आए तो भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भास्कर प्रथम है, जो 1979 में जो है किया गया। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम बताइए, तो प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया USA है। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रमा पर धूल के मैदान क्यों कहा जाता है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं, तो वहाँ शांति सागर बोलते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर बोलते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यह क्या है? इसरो का आदर्श वाक्य। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाला पहला देश, जी अंतरिक्ष में जहाँ पर फिल्म शूट हुई है
फिल्म कौन सा, द चैलेंज, और वह है रूस पहला देश। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला दूसरा भारतीय कौन है, तो कल्पना चावला है। तो पहले भारतीय कौन है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। चंद्रमा थर्ड किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो LV-M3M4 से चंद्रमा थर्ड जो है रॉकेट लॉन्च किया गया। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो डीमोज जो कि मंगल में है, सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है, और सबसे छोटा उपग्रह डीमोज। अगला प्रश्न है, सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, तो क्रीट या कोरोना। सूर्य की जो बाहरी परत है क्रीट या कोरोना कहते हैं। और आप तो जानते होंगे कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के फोबोस डीमोज 2 उपग्रह हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित रॉकेट कौन है, तो रोहिणी RH-75 है। आप ये भी जानते होंगे कि स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है, तो एलन मस्क है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि तारामंडल के सप्तऋषि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अर्सा मजोर, ग्रेट बियर। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आए कि PSLV को क्या कहते हैं, इसरो का वर्क हॉर्स को हम PSLV बोलते हैं। और आप ये भी जानते होंगे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थी, तो टेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। और टिप्स है आपके लिए, जैसे 2024 के पेपर में उपग्रहों के वजन से संबंधित प्रश्न पूछा गया, प्रक्षेपण की तारीख से प्रश्न पूछ लिया गया, रॉकेट के मॉडल नंबर पूछे गए थे जो काफ़ी कठिन प्रश्न आए हुए थे। तो इन टॉपिक को अब अच्छे डेटा से आपको पढ़ना है। उपग्रहों का वजन पढ़िए, प्रक्षेपण की तारीख पढ़िए, और रॉकेट के मॉडल नंबर आपको पढ़ लेना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग, न्यूनतम मतलब कम से कम वेग इतना चाहिए, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करना इतना वेग चाहिए, वह कहलाता है कक्षीय वेग, ऑर्बिट वेलोसिटी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वह है तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। इसरो द्वारा विकसित व्योमित्र क्या है, जो इसरो द्वारा विकसित हुआ व्योमित्र ये क्या है, एक अर्धमानवीय रोबोट कहलाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो गगनयान मिशन के लिए किया गया था। अगला, चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में चंद्रमा के वायुमंडल में किस गैस की खोज की गई थी, चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में, तो चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में चंद्रमा के वायुमंडल में आर्गन-40 गैस की खोज की थी। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस सोवियत कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था, तो वह कहलाता है कपुस्टिन यार। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शनि के छल्ले की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। कब की थी, 1610 में। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती, तब आपका जवाब होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए इस सुमेकर लेवी 9 क्या था, जो 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराया था। सुमेकर लेवी 9 ये एक धूमकेतु था। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को विशाल लाल धब्बे ग्रेट रेड स्पॉट वाला ग्रह कहा जाता है, वह दोस्तों बृहस्पति। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक विशाल तूफान की तरह दिखता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आया कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों, ये तो जानते हैं सभी लोग कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, लेकिन क्यों है इसका रीजन भी बताना है। यह घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादलें और CO2 के कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल इसमें घने हैं और CO2 भी है, ठीक है। तो घने बादल और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यह सबसे अत्यधिक गर्म ग्रह कहलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मंगलयान मोम ने मंगल की कक्षा में कितने समय तक जो है कार्य किया, ये दोस्तों लगभग 8 साल। कब से तक, 2014 से लेके 2022 तक।
जो मोम ने मंगलयान की कक्षा में 2014 से लेकर 2022 तक कार्य किया, वहाँ का डेटा मिलता रहा। तो लगभग 8 साल के आसपास। एग्जाम में प्रश्न है कि इसरो के शुक्रयान फर्स्ट मिशन का लक्ष्य क्या था। इस मिशन का लक्ष्य था शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना। किसका? शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना। अब अगला प्रश्न देखिएगा, फीडबैक कीजिएगा। भारत का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो भारत सरकार ने 2035 तक अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे हम BAS के नाम से जाना जाएगा शॉर्ट रूप में, स्थापित करने की योजना है। और इसरो द्वारा निर्मित यह स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। इसका वजन लगभग 52 टन होगा। यह अंतरिक्ष यात्री 3 से 6 महीने तक यहाँ रह सकेंगे। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में जो बातें हैं कि 35 तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य है, और इसके साथ साथ सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में प्रयोग करना, अंतरिक्ष अन्वेषण तकनीकी का परीक्षण करना। तो सबसे बड़ी बात है कि 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर इसका अपना बनाना है BAS, भारतीय अंतरिक्ष सैटेलाइट या पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन। अगला, चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितना खर्च आया था लगभग? चंद्रयान 3 में सभी लोग बताइए, चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितना खर्चा आया? तो आया था 615 करोड़। अगर प्रश्न आ गया चंद्रयान 2 मिशन में कुल कितना खर्चा आया, तो चंद्रयान 2 में ज़्यादा आया था। चंद्रयान 2 में लगभग 978 करोड़ के आसपास चंद्रयान 2 में आया, लेकिन चंद्रयान 3 में 615 करोड़ ही लागत लगी। लेकिन निर्माण परीक्षण में चंद्रयान 2 का कुल 603 करोड़ था, लेकिन 375 करोड़ GSLV MK3 रॉकेट का प्रक्षेपण का लगभग खर्चा आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई थी? और वह दोस्तों नाम है कोलंबिया। कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 की दुर्घटनाग्रस्त से हुई थी। दुर्घटना की तिथि 1 फरवरी 2003। अंतरिक्ष का नाम कोलंबिया STS-107। यह शटल पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लौटते समय लैंडिंग के मात्र 16 मिनट पहले टेक्सास के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। किसके ऊपर? टेक्सास। अगला प्रश्न है कि भास्कर 2 कब छोड़ा गया? तो भास्कर 2 1981 में छोड़ा गया था। आपके एग्जाम में प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गॉगरिन था। यॉन वोस्टोक फंसे गए थे। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और एंट्रिक्स, ये दोनों शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, तो वह है दोस्तों अप्सरा ट्रॉम्बे जिसे बोलते हैं। एग्जाम में प्रश्न है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सभी लोग बताइए। एग्जाम में प्रश्न आ गया इसरो के वर्तमान 2026 के अध्यक्ष कौन है? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 2026 तक भारतीय अंतरिक्ष संस्थान के अब डॉक्टर V नारायण है। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न था, उस समय सोमनाथ थे। अब कौन है? डॉक्टर V नारायण। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मेस कहाँ पर है? मंगल पर है। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला? क्रिस्टीना कोच। एस्ट्रोसैट क्या है? ये भारत की पहली समर्पित खगोलीय वेधशाला है एस्ट्रोसैट। सूर्य अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन आदित्य L1। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत। रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का उपयोग किस लिए होता है? संसाधन सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग उपग्रहों का उपयोग होता है। इनसैट प्रणाली मुख्य रूप से किसके लिए है? दूर संचार मौसमों के लिए इनसैट प्रणाली बनाई गई। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कितने लॉन्च पैड हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कितने लॉन्च पैड हैं? तो ये 2022 में हुआ, उस समय 2 थे, अब कितने हो गए हैं? अब तीसरा लॉन्च हो गया है, TLP। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, फीडबैक करिए। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके फीडबैक कर बताइएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरों पर ही है। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे, अगली सेशन पे। जय हिंद।